क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, इन केस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहली बात तो प्रोजेक्टाइल मोशन है तो जाहिर है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस होंगे। प्रोजेक्टाइल कहते किसको हैं, एक बात छोटी सी ध्यान रख लो, हमारे हाथ से जैसे ही बॉडी छूटा फिर वो ग्रेविटी के कंट्रोल में होना चाहिए। बॉडी की खुद की अपनी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, एयर के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से कोई उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसे ड्रोन होता है, रिमोट से हम उसको कंट्रोल करते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, ऐसे कोई केस नहीं होना चाहिए। बॉडी जब हमने रिलीज कर दी तो हमारे बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कंट्रोल में होना चाहिए वो, ठीक है। ग्रेविटी के अनुरूप ही उसका मोशन होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। कहता है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल इक्वली इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा तो जो एंगल आपका वर्टिकल के साथ बन रहा था वही एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। अब हम जानते हैं कि एक्स और वाई यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में ना आसानी से ये भी बोला जा सकता था कि भाई थीटा की वैल्यू 45 ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया। तो इस केस में है थीटा 45 ही, लेकिन ट्विस्टेड फॉर्मेट के साथ है, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, u, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, हॉरिजॉन्टल रेंज हमसे मांग रहा है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, हम सब जानते हैं। अब थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 45 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। नाउ r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह आप कर दोगे साइन 90 अपॉन जी, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, दिस इज द आंसर। एंड यू स्क्वायर अपॉन जी क्या, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा सिंबल क्या हो सकता है, आर मैक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी, ऑप्शन नंबर 1। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रोजेक्टाइल के ऊपर हमारी 2 क्लासेज होनी है, एक ये तैयारी सीरीज़ नंबर 19 और तैयारी सीरीज़ नंबर 20, ठीक है। दोनों में अलग अलग क्वेश्चंस हम लेंगे। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने काफ़ी ज़्यादा लिए हैं और कोशिश करिए छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाने की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट 75 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज 0.5 किलोमीटर। अब यहाँ पे ना 2 बातें समझो ज़रा आप, थीटा की वैल्यू दे रखी है 75 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी कि जब आपका प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया इस तरीके से तो यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ आ गई बात, हॉरिजॉन्टल के साथ 75 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। नाउ रेंज कितनी दे रखी है उस समय उसकी, 0.5 किलोमीटर्स, 0.5 किलोमीटर्स जब थीटा की वैल्यू 75 डिग्री है। ये तो डेटा हो गया ना। उसके बाद वो बोलता है कितना रेंज होगा जब उसे 45 डिग्री के हिसाब से थ्रो किया जाए। तो यानी कि हमसे पूछ रहा है कि रेंज की वैल्यू कितनी होगी जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखो, जब भी थीटा की वैल्यू 45 होता है ना तो रेंज की वैल्यू होती है मैक्सिमम, ठीक है। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, ये याद रखो, ये शॉर्टकट्स होते हैं कुछ ध्यान रखने चाहिए। पूरा पूरा फार्मूला कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यू स्क्वायर अपॉन जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज। अब वो बोलता है कि थीटा की वैल्यू 45 है तो कितना रेंज होगा, इसका मतलब है आपसे मैक्सिमम रेंज निकालने को बोल रहा है, यानी कि आपसे यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू मांग रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक बड़ा सरल तरीका हमारे सामने आने वाला है, r इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर जो कि पहले डेटा के हिसाब से गिवन था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर्स, ये हमने पहले डेटा के हिसाब से लिखा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यहाँ पे बोलता है यू स्क्वायर साइन 2 इंटू पहला एंगल कितना दे रखा था 75 डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू 0.5, तो यू स्क्वायर अपॉन जी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, साइन 2 इंटू 75 बनता है साइन 150 इज इक्वल टू 0.5। अब जो बच्चे साइन 150 की वैल्यू नहीं जानते हैं वो ज़रा समझें, साइन 150 निकालने का एक बड़ा आसान तरीका है, इसको लिखो साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 हो जाएगा कॉस 60 के बराबर, और कॉस 60 हो जाता है 1/2। तो फाइनली यू स्क्वायर अपॉन जी हमने ऐसे लिखा, साइन 150 की वैल्यू हो गई 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब ये जो 2 है इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 से, तो फाइनली यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू बनेगी
0.5 इंटू 2 यानी कि 1 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर्स। होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा। ऑप्शन हमारा बी है जो आंसर हमारा बनेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत छोटे तरीके से कराया है, कुछ भी लंबा कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ u² की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि एंगल 45 होने पर रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और उसका फॉर्मूला होता है u²। ठीक है जी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहता है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज, मैक्सिमम हाइट √3/2 टाइम्स, थोड़ा सा इसे ठीक करते हैं, कोई नहीं। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट √3 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड u ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे मुझे लग रहा है इज लिखना रह गया, इज होना चाहिए। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज, देखिए अब यहाँ पे ज़रा समझिए, ये प्रोजेक्टाइल हमने ऐसे थ्रो किया, ठीक है जी। ना ये होता है मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। अब मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है ना, वो होती है ux के बराबर, ऐसे समझो आप शॉर्ट में। जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो तो ये u वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हो, दिस इज ux एंड दिस इज uy। अब जब ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया ना प्रोजेक्टाइल, तो उसके बाद और ऊपर तो जाना नहीं है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्टाइल सीधा चलता है। अब जब थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्टाइल सीधा चलता है ना, तो उसकी वेलोसिटी ux के बराबर हो जाती है, ठीक है जी। तो यानी कि ux की वैल्यू हमको दे रखी है √3/2 टाइम्स इनिशियल स्पीड। ये हमको दे रखा है बेटा, इसको समझना ज़रूरी है। हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, वो √3 टाइम्स है इनिशियल वेलोसिटी के। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हुई ux और उसकी वैल्यू वो बोल रहा है √3/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड। अब ux क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मांग रहा है हमसे रेंज, हमसे मांगा उसने रेंज। अब ux का फॉर्मूला क्या होता है, u cos थीटा। u cos थीटा हो गया √3/2 इंटू u से u कैंसिल कर दो, तो cos थीटा की वैल्यू बन गई √3/2। अब cos थीटा की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे होती है, तो थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 30 डिग्री। साइन 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू तो आ गई 30 डिग्री। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा ना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब हमसे बोल रहा है रेंज बताओ। रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा अपॉन जी। नाउ रेंज इज इक्वल टू u² अपॉन जी, ऐसे ही छोड़ दो, sin 2 इंटू 30, थीटा की वैल्यू अभी हमने 30 निकाल ली, 2 इंटू 30 कितना हुआ 60, sin 60 कितना होता है √3/2। तो u² अपॉन जी इंटू √3/2, दिस शुड बी दी फाइनल आंसर। √3/2। इसमें ना एक चीज़ और, ये ऑप्शन बेटा ठीक आ रहा है क्योंकि √3 तो इसी में आ रहा है। अब 2g भी डिनोमिनेटर का ठीक है, u² ना रूट के बाहर है। ये ऑप्शन में ऐसा लग रहा है कि रूट के अंदर है, लेकिन वो रूट के बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। दोहरा लेना ये क्वेश्चन को अगर एक बार में नहीं समझ आते हैं तो। चलो जी अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर ना कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे जो थीटा है वो वर्टिकल के साथ है। हम किसी भी फार्मूला में वर्टिकल वाला एंगल नहीं लगाते, हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल वाला एंगल। तो हॉरिजॉन्टल वाला एंगल कितना रह गया 90 माइनस थीटा। तो इस क्वेश्चन में जो भी आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें 90 माइनस थीटा पुट करना। थीटा विद द वर्टिकल विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज u, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ओके, हाइट का फॉर्मूला हमको बताना है। हाइट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² थीटा अपॉन 2g, ये होता है जी, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि थीटा हमको ये कंसिडर नहीं करना, थीटा की जगह हमने लिखना है 90 माइनस थीटा। तो बेटा मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा डैश लिख देता हूँ और फाइनली इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिखता हूँ मैं sin² 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो h की वैल्यू हमारी बन गई u² अपॉन 2g इस तरीके से, और sin² थीटा की जगह आ जाएगा cos² थीटा।
तो ऑप्शन हमारा बताइए कौन सा बनता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉस स्क्वायर थीटा। लो जी ये फॉर्मूला बना, यू स्क्वायर अपॉन, इसमें कॉस थीटा आ रहा है सिर्फ, ये कैंसिल हो गया, साइन होगा नहीं, इसमें भी कॉस आ रहा है कैंसिल हो गया, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है बेटा, ये कैंसिल, ये ओके हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, होपफुली समझ आ गया होगा क्वेश्चन। देखो जी एक चीज़ और है, कोई भी चैप्टर की तैयारी करनी हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए। अब ज़्यादा क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन भी आता है, टफ क्वेश्चन भी आता है, मिडिल लेवल का क्वेश्चन भी आता है, हर टाइप का क्वेश्चन फॉलो करो ना, ठीक है ना, हर टाइप का क्वेश्चन फॉलो करो। कल तक आप देखोगे आपकी तैयारी सीरीज़ के 20 सेशंस हो चुके होंगे। अब आप देखो कितने, लगभग हमने 250 के आसपास क्वेश्चन मुझे लगता है कवर कर लिए होंगे, नहीं होंगे तो कम से कम 200 तो हो ही गए होंगे। अब 200 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 तक ही हम पहुँचे हैं अभी तक, 4 चैप्टर के 200 क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं। और 200 भी नहीं हुए होंगे ना, कम से कम भी लगाओगे, 100 लगा लो, चलो 50% कर दो डायरेक्ट, तब भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन मेरे साथ साथ तैयारी करते चलो बेटा, लगातार चलते चलो, धीरे चलो लेकिन लगातार चलो, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, मैं समझता हूँ इसमें और तो कोई हमको चेक करना नहीं है, ठीक है जी। चलो जी अगला क्वेश्चन, इफ आर इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज देन द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट। ओके जी, देखो आर की वैल्यू, पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ऐसे क्वेश्चन से ना फॉर्मूले बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। अब वो बोलता है मैक्सिमम रेंज है जी, मैक्सिमम रेंज कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे, थीटा की वैल्यू 45, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यू स्क्वायर अपॉन जी और साइन 2 इंटू 45, दोबारा से आ गई ये बात, 90 हो गया, साइन 91 होता है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, ये तो हो गई आर की वैल्यू। नाउ थीटा कितना लिया हमने, 45। अब एच की वैल्यू बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2g। फॉर्मूला जनरल क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर 45, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर 45 क्या हुआ, 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन में आ गया 2g, तो h इज इक्वल टू, फाइनली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, h बिकम्स यू स्क्वायर अपॉन 2g और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ आ गया डिनोमिनेटर में 4g। अब एक चीज़ ज़रा देखना ध्यान से, यू स्क्वायर अपॉन जी किसकी वैल्यू है, r की, ये देखो यू स्क्वायर अपॉन जी r की वैल्यू है, तो यहाँ पर भी जो आपका यू स्क्वायर है, देखो इधर यू स्क्वायर अपॉन जी है, इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हो, r, तो बताओ h की वैल्यू क्या बन गई, r/4। समझ आया क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। बहुत सिंपल तरीके से बेटा हमने कराया है, कोई मुश्किल इसमें काम नहीं करा, बहुत ही आसान तरीके से है, बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं आता है क्वेश्चन तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेना। मेरी कोशिश है बेटा, अभी कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन मेरी कोशिश आगे यही रहेगी कि मैं ना डिस्क्रिप्शन को एडिट करके जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सबको टाइम स्टैम्प्स के साथ मेंशन कर दूँ। कोशिश मेरी ये पूरी है, हो कितना पाता है वो तो मालिक जानेगा, मालिक जानता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि टाइम स्टैम्प्स दूँ, जिससे कि आपको आगे और आसानी महसूस होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सच दैट द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जी, ऐसा ये प्रोजेक्टाइल आप थ्रो करते हो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलते हैं आप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ना वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू होती है यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होती है यू कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिया, देखो नाम पहले क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल, नाम आया है पहले हॉरिजॉन्टल, तो जो पहला वैल्यू होगा ना वो हॉरिजॉन्टल का माना जाएगा। तो ये हो गया यू कॉस थीटा 9.8 और यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट वो हो गया 7.9, ठीक है जी। ना हॉरिजॉन्टल रेंजेस, रेंज की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेट करके बताना। देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे बेटा 2 है, ठीक है ना। अब रेंज का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिखते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एज पर मैथमेटिक्स ये फॉर्मूला होता है। फिर हमने क्या करा, ये जो यू स्क्वायर दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये जो यू स्क्वायर दिया है उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ,
R इज इक्वल टू यू इंटू टू इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, टू तो सबसे पहले लिख दूंगा मैं, और एक u को कर दूंगा कॉस थीटा के साथ और दूसरे u को कर दूंगा साइन थीटा के साथ। अब जब एक को हमने कॉस के साथ करा, एक को साइन के साथ करा, तो देखो क्या हो गया, r की वैल्यू यहाँ पे फाइनली क्या बन गई, एक बन गया ux और दूसरा बन गया uy, समझ गए, अपॉन जी। नाउ ux की वैल्यू कितनी थी 9.8, तो 2 इंटू 9.8 इंटू 7.9 डिवाइडेड बाय 9.8, जी की वैल्यू भी 9.8 होती है, कैंसिल हो गया जी। 2 इंटू 7.9 कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना बना आंसर, 7 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, लगभग 16 के नियर बाय। 16 के नियर बाय कौन सा ऑप्शन है, लो जी 15.8, ठीक है। समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी जल्दी से। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इनटू स्पेस, ओके। प्रोजेक्टाइल को हमने स्पेस पे थ्रो करा, सो हैज़ टू हैव मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू 400। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी हो गई 400 मीटर्स। टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन, ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है ना, इसको ये होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको ओरिजिन लिया बेटा, ठीक है, ये ओरिजिन ही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज मिनिमम, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, घुमा दिया है इसने क्वेश्चन, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है एक्चुअली, इसका मीनिंग बहुत आसान है, बस घुमा दिया गया है। देखो ज़रा, यहाँ पे पहुँचा, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, इस पे वेलोसिटी होती है मिनिमम, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज़ मिनिमम, ये याद रखो। और वो किसके बराबर बताई थी मैंने आपको, u cos थीटा के बराबर, ux, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होती है। अब उसने क्वेश्चन में हाईएस्ट नाम तो दिया नहीं, उसने बोल दिया ऐसा पॉइंट जहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम है, तो वो हो गया हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट भी लिख रहा हूँ, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रेजेक्ट्री का मतलब जो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये वाला जो पाथ, ये जो पाथ होता है ना पैराबोलिक पाथ, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। हाईएस्ट एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम, ठीक है जी, इट इज़ मिनिमम। नाउ अभी वो बोलता है कि इस पॉइंट के ना कोऑर्डिनेट बताओ। देखो जी, यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है, ये देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अब ध्यान से देखना ज़रा, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, ये रेंज के मिड पॉइंट पे आता है, तो यहाँ तक हो गया बेटा 200, क्योंकि 400 मीटर उसकी रेंज है, तो आधा कितना हो गया 200, ठीक है। दूसरी बात, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब मैक्सिमम रेंज का क्वेश्चन हो तो h की वैल्यू आएगी r/4, हमने पिछले ये 2-3 क्वेश्चन पहले ही करा है इसको। तो अब ये देखो ज़रा, ये टोटल रेंज कितनी थी हमारी 400, 400 को 4 से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आएगा, आंसर आएगा 100। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 100। अब बताइए कोऑर्डिनेट्स क्या बने। अब ये जो पॉइंट आपका बना रहे हैं आप, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बने, पहला होता है x कोऑर्डिनेट, वो आ रहा है 200, दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट, वो आ रहा है 100, तो आंसर हो गया 200, 100। समझ आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। कौन सा है भाई, 200 वाले देखो, ये तो है नहीं भाई, 400 वाला तो होगा नहीं, 200 वाले दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, 200 ये है नहीं, ये हो गया जी ऑप्शन नंबर बी। बस जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, क्वेश्चन जब तक खुद एक बार ये वाला ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो जल्दी से। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अ पार्टिकल इज़ फायर्ड विद वेलोसिटी u, ओके जी, u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया उसको, थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है,
अगर एंगल ना वर्टिकल के साथ दिया हो, जैसे पिछले एक क्वेश्चन में आया था, तो चेंज कर लेना, 90 माइनस थीटा कर लेना उसको। व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज़ एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी उसको आपने थ्रो किया, इसको आपने थ्रो किया u वेलोसिटी के साथ। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ux। ठीक है जी, तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी हो गई, ux। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u। अब चेंज जनरली जो होता है ना, चेंज डेल्टा का मतलब यहाँ पे चेंज, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी वो होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हो गई हमारे पास ux, इनिशियल हो गई u। ठीक है, तो ux की जगह पे u cos थीटा माइनस u। ऑप्शन तो बेटा यही होना, मतलब आंसर तो वैसे यही होना चाहिए। अब इनमें ऑप्शन में कोई है नहीं है चारों में से, इसमें इन्होंने u माइनस यू कॉस थीटा दे रखा है, तो इसका मॉड वैल्यू लगा लो, ऐसे करके समझ लो। तो फिलहाल हम ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर देते हैं, लेकिन इसको रिवर्स लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड वैल्यू ले सकते हो। ठीक है जी, होपफुली क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ये। यूट्यूब में एक बेनिफिट मुझे जो महसूस होता है बेटा, बार बार ना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कम से कम वो मार्क करके रख ले, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो समझ में नहीं आया। ठीक है ना, जैसी टाइम्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी उसके बाद तो बहुत ही आसान हो जाएगा सब कुछ लेक्चर को स्टडी करना। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट। ओके, लो जी, ए बी सी, पहले वाले का एंगल कितना दे रखा है हमको, 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री का केस बताता हूँ आपको, देखो ऐसे बनेगा 30 डिग्री का केस, ये होगा 30 डिग्री। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा बी वाला पॉइंट कितना दे रखा है, 45 डिग्री पे। तो बेटा जैसे ही 45 डिग्री होगा ना, रेंज भी बढ़ेगा और हाइट भी बढ़ेगा। ध्यान रखना, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेंज बढ़ती है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है 45 डिग्री तक रेंज बढ़ती है, 45 डिग्री के बाद रेंज कम होना शुरू हो जाती है। 0 to 45 डिग्री आप जाओगे ना तो रेंज बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन 45 डिग्री टू 90 डिग्री जाओगे जब आप, तब आपका रेंज कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाइट आपका लगातार बढ़ता रहेगा, ये याद रखो। अब 0 to 90 डिग्री की बात अगर करी जाए ना, तो हाइट हमेशा बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन रेंज 45 डिग्री तक बढ़ता है और उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। अब तीसरा केस जो यहाँ पे आता है, सी पॉइंट कितने डिग्री पे थ्रो किया गया, 60 डिग्री। ये वाला केस था हमारा 45 डिग्री। अब तीसरा केस ज़रा समझिएगा इस बात को। तीसरा केस थ्रो किया 60 डिग्री पे, तो ध्यान देना मैं कैसे बना रहा हूँ, ये देखो। तीसरा वाला केस है 60 डिग्री, रेड कलर से मैंने मार्क किया है। अब आप ध्यान से देखो ज़रा, जो थर्ड वाला केस है और जो फर्स्ट वाला केस है, दोनों की रेंज सेम है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझना है आप सभी ने। अगर थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री और दूसरे केस में थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों की रेंज सेम होगी। अगर एक एंगल दिया है 15 डिग्री पे, एक प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री पे थ्रो किया हमने, ये भी समझ लो, दूसरे को हमने थ्रो किया 75 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो दोनों पे रेंज सेम होगी, ये याद रखना। लेकिन हाइट किसकी ज़्यादा होगी, जिसका एंगल ज़्यादा है। मैंने अभी आपको बताया कि हाइट लगातार एंगल के साथ साथ बढ़ती है, लगातार बढ़ती है एंगल के साथ साथ, लेकिन रेंज शुरू में तो बढ़ती है 45 डिग्री तक, लेकिन 45 से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो कम होनी शुरू हो जाएगी। और तरीका याद रख लो, दो एंगल का सम 1 डिग्री और 89 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब दोनों पे रेंज सेम होगी, लेकिन एंगल जो ज़्यादा होगा उसी पे हाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये बात समझनी चाहिए कि ये पॉइंट तो है हमारा सी, ये येलो वाला हो गया बी और ये ग्रीन वाला हो गया ए और सी की रेंज तो सेम है, बट सी की हाइट ज़्यादा है और बी में रेंज सबसे ज़्यादा है क्योंकि 45 डिग्री है, लेकिन हाइट मिडिल में है। अब कौन सा ऑप्शन हमारा, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है ये बताना है भाई। तीनों की अनइक्वल रेंज है, ये स्टेटमेंट ट्रू है जी, बिल्कुल ठीक बात है। तीनों की नहीं, सॉरी, तीनों की अनइक्वल रेंज नहीं है भाई, बी सी और ए तो सेम रेंज पे आ रहा है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, रेंज ऑफ ए एंड सी आर इक्वल, ए और सी की रेंज इक्वल है बट लेस देन दैट ऑफ बी, हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है बेटा।
ए और सी की रेंज सेम है लेकिन बी से कम है। रेंज ऑफ ए और सी आर इक्वल एंड ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स है जी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला वाला फॉल्स है। और तीनों की स्टेटमेंट, तीनों की रेंज इक्वल है, ये भी फॉल्स है जी। लो, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो आई एम सॉरी, सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई, एक बॉल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमको दे रखी है ई। इट इज़ थ्रोन एट 45 डिग्री, लो 45 डिग्री पे आ गया, टू दी हॉरिजॉन्टल। काइनेटिक 45 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, बात एक ही है उसमें, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आता, बाकी एंगल्स में फ़र्क पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्लाइट, ओके, लो जी फिर से वही केस आ गया। काइनेटिक एनर्जी एट दिस हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना ज़रा, इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, ई, यानी कि हाफ एम यू स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। नाउ अब वो बोलता है ऊपर वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे, ये कितना आना चाहिए, हाफ एम यू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो यू एक्स हो जाती है, ठीक है। हाफ एम ऐसी छोड़ दो, यू एक्स की जगह आप लगा दो यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ फिर से देखो, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45, क्योंकि थीटा 45 दे रखा है। अब एक और चीज़ जो समझने वाली है, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर देखो सेम है, क्या लिखा है हाफ एम यू स्क्वायर की जगह पे ई, ठीक है ना, ई लिखा है, सॉरी। तो फाइनली जो रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी हो गई वो हो गई हमारी ई इंटू कॉस, आई एम सॉरी, ई इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर तो e/2, दिस इज द आंसर, e/2, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो जी आगे बढ़े अब। एट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एट एन एंगल ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, इसे कहना चाहिए बेहतरीन क्वेश्चन। लो जी फिर से प्रोजेक्टाइल आ गया आपके पास, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कहाँ जाती है, पहले तो ये देखो ऐसे जाती है जी यू एक्स। अब दूसरी बात, एक्सीलरेशन, प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक्सीलरेशन लगता कौन सा है, ये बताओ ज़रा। प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक्सीलरेशन लगता है सिर्फ ग्रेविटी का, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी कभी भी प्रोजेक्टाइल को आगे नहीं बढ़ाती, ग्रेविटी हमेशा उसे नीचे गिराती है, हमेशा नीचे गिराती है ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन लगेगा डाउनवर्ड, ये हो गया एक्सीलरेशन। अब बताइए दोनों एंगल कितने होने चाहिए, 90 डिग्री। थ्योरी क्वेश्चन है ये, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली लगता है, ग्रेविटी कभी भी कभी भी हॉरिजॉन्टल मोशन को सपोर्ट नहीं करता है, इट डू नॉट सपोर्ट्स हॉरिजॉन्टल मोशन, ये याद रखिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन कर देता हूँ आपके लिए। ओहो गुड क्वेश्चन भाई, इसका हिंट दूंगा आप लोगों को, ट्राई आप लोगों ने खुद करना है। कल की क्लास में हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस भी लेने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो बेटा खुद भी करना पड़ेगा, ट्राई करना चाहिए आंसर, और अगर आंसर इसका कर पाओ ना तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, इसका मेंशन कर देना आंसर। देखो जी क्या कहता है क्वेश्चन, रिलीफ एरोप्लेन, ये एक रिलीफ एरोप्लेन है भाई, ये आदमी डूब रहा है, एरोप्लेन की हाइट कितनी दे रखी है, 1960 मीटर्स, लो जी हाइट दे रखी है हमको, ठीक है, 1960 मीटर्स।
और स्पीड कितनी दे रखी है एरोप्लेन की, लो जी ये भी दे रखा है 600 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो। डायरेक्टली ओवर अ पर्सन स्ट्रगलिंग इन फ्लड वाटर, एक आदमी डूब रहा है और फ्लड वाटर है, मीन्स बाढ़ आई हुई है, और एरोप्लेन वहाँ से सर्वाइवल किट उसको फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है, ठीक है। एट वॉट एंगल ऑफ साइट विद द वर्टिकल, ये एंगल देखिए ध्यान से, ये जो एंगल देखा ये हमको कैलकुलेट करना है। एट वॉट एंगल ऑफ साइट विद द वर्टिकल द पायलट शुड रिलीज अ सर्वाइवल किट सो दैट इट रीचेज द पर्सन इन वाटर। भाई आप देखो इसको ज़रा समझो, एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है, एरोप्लेन ऐसे इस तरीके से फ्लाई कर रहा है आगे। अब फूड पैकेट सॉरी जो सर्वाइवल किट है वो कहाँ है, एरोप्लेन के साथ है। अब जब एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जो सर्वाइवल किट है उसकी स्पीड भी तो वही हो गई। तो इसका मतलब द सर्वाइवल किट इज ऑल्सो मूविंग विद दिस वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो सर्वाइवल किट की दे रखी है वो है 600 किलोमीटर पर आवर। अब कितने एंगल पे उसको थ्रो कर दिया जाए, ऊपर से कितने वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे थ्रो कर दिया जाए कि वो गिरते 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 यहाँ तक आ जाए। भाई जाहिर है एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, अब ऐसे अगर छोड़ा जाए तो सीधे तो जाएगा नहीं जो सर्वाइवल किट है, अगर ऐसे भी ड्रॉप करोगे तो भी ऐसे नहीं जाएगा। अब जब एरोप्लेन के साथ साथ चल रहा है, जैसे ही वो ड्रॉप करेगा तो कुछ हद तक वो ऐसा मोशन फॉलो करेगा। समझ आई आपको बात? तो यहाँ पे आप ये डिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं, उसकी हाइट भी कंसिडर कर सकते हैं, वेलोसिटी भी आपको दे रखी है। कोशिश आपने खुद करनी है इसको करने की। इसमें एक हिंट ये हो सकता है कि इसमें वो वाला प्रोजेक्टाइल कवर करा जाए, कंसिडर करा जाए व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, ये वाला जो केस होता है इसको कंसिडर कर सकते हो, इससे आपको कुछ सहायता मिल सकती है। ट्राई आपको खुद करना है, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी एक क्लास हमारी चल रही हो ना, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो बच्चों के लिए होमवर्क में दिया जाए। फाइंड द एंगल एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। नाउ ऐसा एंगल बताना है, यानी कि हमको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, और हमको बोलता है रेंज की वैल्यू जो है वो हाइट के बराबर है, मैक्सिमम हाइट के बराबर है, ठीक है। नाउ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज लिखा है, मैक्सिमम रेंज नहीं लिखा, दोनों में अंतर होता है, इस बात को याद रखें। तो आर और एच को हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, आर इज इक्वल टू एच, और आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे। कोशिश करनी है कि नोटबुक में अपने लेवल से भी करके देखना है। ना जी से जी कैंसिल हो गया हमारा। दूसरी बात, यहाँ पर यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, साइन 2 थीटा है ना, तो इसको लिख लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बेटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर में दे रखा है तो 2 बार कर दो, ये आ गया 2, साइन से साइन एक कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, या यूँ कह लें कि 4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस हो जाता है 10, तो 4 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे आके ज़्यादातर बच्चे उलझते हैं, तो इस बात के लिए ध्यान रखें थोड़ा सा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने पूरी सॉल्विंग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्या करो, आप अब हाँ एक चीज़ और है, अगर आप जानते हो जैसे 1 है तो 10 थीटा की वैल्यू 45 अगर हो, मीन्स थीटा की वैल्यू अगर 45 हो तो 10 45 1 हो जाता है, वो हमको पता है। अब 4 हमें मालूम नहीं कितने एंगल पे होता है। एक छोटी सी बात ज़रूर बताना चाहूँगा, 10 45 डिग्री कितना होता है बेटा 1, और 10 90 डिग्री कितना होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब 45 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल 1060 कितना होता है रूट थ्री का मतलब 1.73, तो जैसे ही 1045 से आप आगे बढ़े 1 से बड़ी हो गई वैल्यू, 1060 से और ज़्यादा आगे बढ़ोगे 1.73 से आगे बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो एंगल थीटा है ये 60 और 90 डिग्री के बीच में कहीं होना चाहिए। अब क्योंकि हमारे पास टेबल अवेलेबल इस समय नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिख के छोड़ देंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। नाउ दिस इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। इस तरीके से आप वैल्यू छोड़ सकते हैं। अगर आपको टेबल गिवन है तो टेबल से देख करके आप पता लगा सकते हैं कि 4 वैल्यू tan थीटा के कितने एंगल पर, किस एंगल पर tan के टेंजेंट, tan का मतलब टेंजेंट, किस एंगल पर थीटा की वैल्यू 1 आएगी, सॉरी 4 आएगी, उसकी वैल्यू आप डायरेक्टली आंसर में लिख सकते हो। लेकिन वो तभी संभव है जब टेबल गिवन हो।
जब टेबल गिवन नहीं है तो बेटा फिर ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ मैक्सिमम रेंज। अब क्योंकि आप सब जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, फिर रीजन और असर्शन टाइप क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, है ना, फिर हो गए फिलअप्स, इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको सभी को तैयारी होनी चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ओपन करा मैंने, यू स्क्वायर 2 साइन, बल्कि एक काम करो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही। अब रेंज की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो ध्यान से सुनो ज़रा, u और g तो एक फिक्स वैल्यू होगा। अब अगर रेंज की वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब ये जो साइन है ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर आप मैक्सिमम चाहते हो तो वो कितनी होगी, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब आप जानते हो कि 1 कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन 90। तो यहाँ से पता चलता है कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। इस तरीके से करना, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से करना, ऑब्जेक्टिव है तो फिर तो बहुत ही आसान है, बल्ले बल्ले। देन 45 डिग्री ऑप्शन में दिया होगा, डायरेक्ट टिक करके आ जाओ, काम बन जाएगा उससे, ठीक है ना। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करके आना। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं बेटा। एक चीज़ याद रखो यार, जो टीचिंग वीडियोस होते हैं ना बेसिकली, या जो टीचिंग मींस जो यूट्यूब पे टीचर्स ज़्यादातर पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा लंबे लंबे वीडियोस होते हैं, क्योंकि टीचिंग ना शॉर्ट फॉर्म में नहीं करा जा सकता है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। बहुत ठीक है, छोटा सा कोई कंसेप्ट हमने समझाना, उसका शॉर्ट बनाया जा सकता है, बट वैसे बेसिकली लॉन्ग क्लास, लॉन्ग फॉर्मेट ही चलना चाहिए, उससे बच्चों का बहुत भला हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। अब यहाँ पर आप देखिए, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ओके, ध्यान रखना वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है। हमारे जितने भी फार्मूलाज होते हैं ना, फार्मूला किसका, मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और हॉरिजॉन्टल रेंज का, उसमें जो एंगल चाहिए होता है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए होता है। हमको क्या दिया, विद द वर्टिकल। अब थीटा यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, तो ये जो एंगल होगा ना विद द हॉरिजॉन्टल वो हो जाएगा 90 माइनस 30, यानी कि 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे उसमें थीटा कितना लगाने वाले हैं, 60 डिग्री। इसको भूल के भी गलती मत कर देना, ये टीचर जानबूझ के ऐसा कर देते हैं, फिर उलझ जाता है बच्चा, बाई मिस्टेक ही हो जाता है, फिर अनजाने में ही गलती हो जाती है, नंबर सारे लूज हो जाते हैं। ना हाइट हमको निकालनी है, लेट से चलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सबसे पहले जल्दी से हाइट निकाल लेते हैं। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30, इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, एंगल 60 है, अपॉन 2, g की वैल्यू थोड़ी देर के लिए भाई 9.8 ना ले करके ना 10 ले लेते हैं। वैसे आपको मैं एक सलाह दे दूं, 9.8 लेना अगर एग्जाम में गिवन नहीं है तो। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए 9.8 ही लेना। मैं तो जल्दी से सॉल्व करना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने 10 ले लिया, वरना आपको ऐसा लेना ठीक नहीं रहेगा। 900, 30 का स्क्वायर, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 3/4, डायरेक्ट कर दें, ठीक है, अपॉन 2 × 10। नाउ अब यहाँ पे आप कैंसिल 0 से 0 कर दो, नाउ 2 से ही कैंसिल करा, हो गया 45। तो फाइनली यहाँ पे बन जाएगा आपका 3 × 45, ये बन गया 135 डिवाइडेड बाई 4। फाइनली यू विल गेट h का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 4 3 × 12, 15, 4 3 × 12, 30, 4 7 × 28, 33.7 मीटर्स, ये हाइट हो जाएगी भाई, ठीक है ना। रेंज भी जल्दी से निकाल लेते हैं। रेंज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि यू स्क्वायर साइन आई एम सॉरी साइन 2 थीटा को बेटा ऐसा करते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं, ठीक है जी, अपॉन जी। तो ये हो गया हमारे पास 30 का स्क्वायर इंटू 2 साइन 60 डायरेक्ट लिख दे सकते हैं वैसे तो, कॉस 60 डिवाइडेड बाई 10, थोड़ी देर के लिए बेटा 10 लिया, ध्यान रखना, 900 इंटू 2 साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2 और डिनोमिनेटर में आ गया 10।
2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 से कैंसिल हो गया 45, आंसर बनेगा 45 इंटू 1.73 √3 का वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा आपका रेंज का। इसी तरीके से अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बहुत जल्दी से मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ बना रहा हूँ। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी, फॉर्मूले भी साथ के साथ याद हो जाएंगे। 2 इंटू यू की वैल्यू दे रखी है 30, sin 60 हो गया √3/2 अपॉन हो गया 10, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, फाइनली 3√3 मीटर सॉरी सेकेंड्स, 3√3 सेकेंड्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है जी, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो एक बार क्लास को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, बस ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी नया स्टूडेंट हो बेटा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी बच्चों को क्लास समझ आ रही हो, ठीक ठाक लग रहा हो, टीचिंग पैटर्न से अगर आप सेटिस्फाई हो तो क्लास अटेंड भी डेली करा करो। उसके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब जब करें तो बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन दबाएं, जब भी क्लास आएगा ना तो आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ बेटा, मेरी प्रॉमिस तो खैर मैं नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं कम पूरा हो पाता है कि नहीं, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी। मेरी पर्सनल प्रयास यही है कि हमारा कम से कम 50 क्लासेस 11th क्लास की हो जाएं तैयारी सीरीज़ में। ना फिर से हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुलेट इज़ फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखो जी, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है। इट हिट्स द ग्राउंड, ओके सॉरी, इट हिट्स द ग्राउंड, ऐसा होना चाहिए बेटा, इट हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, यानी कि रेंज की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 3 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो आप रेंज का ना फॉर्मूला लगाते हैं। रेंज हमको दे रखी है 3 किलोमीटर्स, रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ वो कहता है बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब थीटा, थीटा चेंज करके क्या ऐसा हो सकता है कि आप 5 किलोमीटर दूर वाले टारगेट को हिट कर पाओ? देखिए ज़रा समझिए इस बात को। यहाँ पर आपसे कहता है कि आपकी जो एंगल है ना वो 30 डिग्री है और रेंज कितनी आ रही है बेटा 3 किलोमीटर्स। अब वो कहता है इस एंगल को चेंज करो, एंगल आप चेंज करोगे तो क्या 5 किलोमीटर दूर आप हिट कर सकते हो इस टारगेट को? ये 5 किलोमीटर से लेट से यहाँ पे हिट कर सकते हो। अब आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जैसे जैसे आप एंगल 45 तक लेके जाओगे ना रेंज बढ़ेगा, लेकिन 45 के जैसे ही एंगल ऊपर जाएगा रेंज कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम ना मैक्सिमम रेंज कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम रेंज हम निकालने की कोशिश करते हैं, बल्कि कितने डिग्री पे 45 डिग्री पे। और मैक्सिमम रेंज का एक शॉर्टकट याद रखो, u² अपॉन जी। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज, ध्यान रखिए मैक्सिमम रेंज का ये फॉर्मूला है u² अपॉन जी। ठीक है ना। नाउ अब u² अपॉन जी की वैल्यू आप निकाल लो। अगर u² अपॉन जी की वैल्यू 5 किलोमीटर आ रही है तब तो ठीक है, आप हिट कर पाओगे, लेकिन अगर u² अपॉन जी की वैल्यू 5 किलोमीटर नहीं आई, इसका मतलब 5 किलोमीटर वाला टारगेट हिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम रेंज ही फिर 5 किलोमीटर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ हम करेंगे u² sin 2 इंटू थीटा दे रखा था हमको 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 3, तो ये बेटा हो गया u² अपॉन जी sin 60 इक्वल टू 3। फिर से अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ इसको, यहाँ हो गया u² अपॉन जी sin 60 होता है √3/2 इन सॉरी इज इक्वल टू 3 दे रखा है। नाउ 2 इधर चला जाएगा तो 6 हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया √3, तो u² अपॉन जी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3, ये चीज़ आ गई। अब ज़रा इसको ना थोड़ा सा आप एनालाइज करिएगा इस बात को, कैसे, ये देखिए मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। हमने लिखा u² अपॉन जी 3 इंटू 2 हो गया, बल्कि काम कर सकते हैं ना 3 इंटू 2, इसको √3 इंटू √3 कर दो। चलो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये देखिए ज़रा, यहाँ पे हम कर लेते हैं √3 इंटू √3 इंटू 2, आपको समझ आ रही होगी बात, √3 इंटू √3 इंटू 2 कैसे, ये आप देखो ज़रा, ये 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3, ठीक है, अपॉन में आ गया √3,
√3 से √3 कैंसिल, तो फाइनली √3 का वैल्यू 1.73 इंटू 2, तो ये आंसर बनेगा 6, 2 7 14, 2 3.46। अब आप देखो कि यू स्क्वायर अपॉन जी की मैक्सिमम वैल्यू मतलब मीन्स यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी आ रही है 3.46। 3.46 क्या हो गया मैक्सिमम रेंज, क्योंकि यू स्क्वायर अपॉन जी क्या होता है मैक्सिमम। जब मैक्सिमम रेंज ही 3.46 आ रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है, जब मैक्सिमम रेंज ही 3.46 आ रहा है तो 5 किलोमीटर दूर वाले आप टारगेट को हिट करोगे कैसे, है कि नहीं, समझ आ गई बात। 5 किलोमीटर वाला टारगेट तो तब हिट हो सकता था जब हमारी रेंज 5 किलोमीटर से ज़्यादा होती। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। ये क्वेश्चन मैं पर्सनली भी चाहता हूँ आप खुद भी ट्राई करना, लेकिन मैं कुछ हिंट आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। 2 प्रोजेक्टाइल हैं, एक का एंगल है थीटा, दूसरे का है 90 माइनस थीटा। π/2 का मतलब 90 माइनस थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल। 2 प्रोजेक्टाइल हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक हो गया थीटा, एक हो गया 90 माइनस थीटा। वो कहता है दोनों की स्पीड कितनी है 20, दोनों के केस में 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो बोलता है वन ऑफ देम राइजेस 10 मीटर हायर देन दी अदर। पहले वाले की हाइट ले लेते हैं h1, दूसरे की वाले की हाइट ले लेते हैं h2। तो क्या कर सकते हैं h1 इज इक्वल टू 10 प्लस h2। वैसे तो कायदे में तो प्रॉपरली गिवन होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्टाइल ऊंचा जा रहा है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है तो हम इसमें लेट कर लेते हैं h1 की वैल्यू h2 से 10 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। वो कहता है फाइंड द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। जी की वैल्यू इस क्वेश्चन में 10 गिवन है तो आप 10 ले सकते हो। अब यहाँ पे ना h1 की वैल्यू 10 प्लस h2 हमने लगा दिया। अब क्या कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा हिंट आप ले लो। h का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सॉरी साइन 2 थीटा नहीं है यार, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तो हो गया h1 का वैल्यू। 10 यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, h2 की जगह आप लिखोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। देखो जी, एक की जगह लगा दिया थीटा, यहाँ पे एक में हमने लगा दिया थीटा, ये देख सकते हो आप, और दूसरे केस में हमने लगा दिया 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। और यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। अब यहाँ से यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा अगर आपका आ जाता है, उसके बाद एक का एंगल तो फिक्स हो गया थीटा, दूसरे को 90 में से लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बहुत आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे कन्वर्ट किए जा सकते हैं MCQs में। तो कोशिश करिए कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाए अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करना है। मेरी एक कोशिश ज़रूर रहती है कि बेटा एक आध क्वेश्चन ज़रूर थोड़ा सा होमवर्क के लिए होना चाहिए, ठीक है ना, सेल्फ असेसमेंट हो जाता है उससे। जितने भी YouTube के लेक्चर्स हैं ना, सबकी PDF आपको वेबसाइट पे भी मिल सकती है और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकती है, ठीक है। वेबसाइट पे हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, एनालाइज कर सकते हो वर्कशीट्स की फॉर्म में। जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो उसमें एक कॉलम आएगा वर्कशीट का, वर्कशीट क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज वर्कशीट्स दिए हुए हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ, अब फिलअप्स भी धीरे धीरे उसमें अपलोड हो जाएंगे। तो हर एक वर्कशीट में भी हमारा टारगेट है कि लगभग 50 क्वेश्चन की हर एक वर्कशीट होनी चाहिए हर एक चैप्टर की। तो लगभग मेरा ये भी कोशिश रहेगी कि 500-600 क्वेश्चन हमारा वर्कशीट में भी हो जाए, जिसको बच्चे एनालाइज कर सकें। अपना एक सेल्फ असेसमेंट भी हो जाता है बेटा, सबके आंसर्स भी वर्कशीट में गिवन है, तो एक तरीके से एडिशनल मैटर हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन आंसर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे हमारे साथ। चलो जी अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे क्या कहता है हमसे, देखिए क्वेश्चन कहता है हमारा, अ बॉय स्टैंड्स 78.4 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड थ्रोज अ बॉल विच जस्ट एंटर्स अ विंडो एट मैक्सिमम हाइट 39.2 अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। ओके, यू की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से ए पॉइंट से बॉल को थ्रो किया जा रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन में भी दिया है और वैसे भी डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेंटर पॉइंट है, इसलिए हम इसको मैक्सिमम हाइट मान रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी हो गई, h इज इक्वल टू 39.2, ठीक है जी, नंबर 1। दूसरी बात, एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो मैक्सिमम हाइट से इतना दूरी दिया है वो है 78.4, तो 78.4 दूसरी साइड भी होना चाहिए।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना आपके लिए रेंज निकालना भी बहुत आसान है। रेंज का फॉर्मूला हो गया 78.4 इंटू 2, ठीक है। तो ये टोटल हमारी रेंज हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस हम इसमें बना लेते हैं। देखिए नाउ अब यहाँ पे मैं पहले तो लिखता हूँ हाइट h इज इक्वल टू 39.2 और h का वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू 39.2। अब g की वैल्यू यहाँ पे 9.8 ही ले लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, चलो 9.8 से करेंगे। तो u स्क्वायर बेटा ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, थीटा तो गिवन है नहीं हमको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक काम ऐसे ना करें, देखो जी इसको थोड़ा सा चेंज करके करते हैं। एक काम करते हैं, चलो इसको ऐसे ही हटा दो, थोड़ा सा ना इसको और सिंप्लीफाई करके करते हैं, और एच दोनों एक साथ लेने की कोशिश करते हैं। देखो जी ऐसा करते हैं, आर अपॉन एच कर देते हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा साइन 2 थीटा को ओपन करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में आ रहा है 2। अब ये ध्यान रखना है कि ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r अपॉन एच ये बन गया हमारे पास 4 साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस अपॉन साइन बन गया कॉट थीटा, ठीक है जी ना। अब r की वैल्यू हमको कितनी गिवन थी, r की वैल्यू थी 78.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई h का वैल्यू है 39.2 इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा। ना ये हो गया 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 कॉट थीटा, सॉरी थीटा। नाउ 4 से 4 कैंसिल। अब आप सभी जानते हो कि कॉट थीटा की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो थीटा का मतलब 45 डिग्री। पहली बात तो ये हो गई। हमको चाहिए अब u कैलकुलेट करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, ये आप खुद भी सोच सकते हो एक बारी। थीटा तो हमारे पास आ गया जी। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे h की वैल्यू प्लेस कर दें, h का इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, उससे ही आंसर आ जाएगा हमारा। थीटा की वैल्यू तो 45 आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं अब तो। एक काम और भी कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 45 आ गई, हमारे को रेंज भी गिवन है और h भी गिवन है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा, ठीक है जी, यहाँ पे h का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। h की वैल्यू हमको दे रखी है 39.2, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 39.2, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 39.2 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, जी इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर 45 होता है 1/√2, तो यहाँ हो गया 1/2, यानी कि 1/√2 का बेटा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ना स्टेप्स कुछ डायरेक्ट भी हो जाते हैं। साइन स्क्वायर 45 का मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2। अब ये 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास यू स्क्वायर की वैल्यू शायद आपको विजिबल नहीं रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए ज़रा, ये ना ये वाला केस की बात कर रहा हूँ मैं, ये साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2। अब ये जो 2 है इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 39.2 इंटू 9.8 इंटू 2। अब u इज इक्वल टू अंडर रूट ले लो, 39.2 इंटू 9.8 इंटू 2। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन का तरीका भी सिखाना चाहता हूँ, वो भी सीख जाओ, उसको भी अच्छे तरीके से आप सीख लो, जिससे कि आपको परेशानी कम से कम आए। देखिए यहाँ पर अब हमारे पास केस बन गया है, ये देखिए ध्यान से, u इज इक्वल टू क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, 392/10 हो गया, यहाँ हो गया 98/10 इंटू 2, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। अब एक तरीका सुनो ज़रा, 392 तो बड़ा वैल्यू, 10 इंटू 10 ये 100 हो गया, 100 का रूट क्या हो गया 10, बाहर आ जाएगा। अब 98 को कर दो 2 इंटू 49, अब ये 2, ये वाला जो 2 है ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, अब 2 और 2 इसका आपने रूट लिया तो फाइनली क्या बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, अपॉन में 10 तो वैसे ही बाहर है, 49 का रूट क्या होता है 7। अब रह गया हमारे पास 392,
392 का रूट अगर नहीं जानते हो तो फिर कैलकुलेट करो, अगर जानते हो तो बहुत आसान है। एक तरीका मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं, इतने स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार सीख लो। 392 को 2 से डिवाइड करो आप, कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 1 और 9, 2 9 ज़ा 18, 1 2 2 6, 196 हो गया इंटू 2, ठीक है जी। अब 196 किसका रूट होता है, मीन्स किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 14 का, तो यहाँ पे आपने कर दिया 14। फाइनली यू विल गेट, यहाँ पे हमको u की वैल्यू चाहिए, u हो गया हमारा 2/10 इंटू 7 इंटू ये हो गया 14 और ये हो गया √2 का मतलब 1.4। तो फाइनली ये वैल्यू बन गई हमारी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है भाई, 2 इंटू 7 ये हो गया। अब ये जो ना 14 को आप 10 से डिवाइड करो, ये वाले 14 को जब आपने 10 से डिवाइड करा 1.4 आया। अब 1.4 होता है √2, तो 2 इंटू 7 इंटू √2 इंटू √2 ऐसे करके लिख दो। √2 इंटू √2 क्या हुआ 2, तो 2 इंटू 7 इंटू 2 दोबारा से, ये फाइनल आंसर आपका बन रहा है। 2 इंटू 2 4 और ये आंसर आ गया 28। फाइनली इस केस में u की वैल्यू हो गई 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं है मेरे मेथड से करो, मैंने तो एक सिंपलीफाई एक तरीका बताया स्टेप बाय स्टेप, लंबा ज़रूर हो गया लेकिन एक ये सीखने के लिए ज़रूरी है, ऐसा सीख जाओ। उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए फिर तो फटाफट दनादन करते चले जाओ। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आ गए हम। दो प्रोजेक्टाइल हैं, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड। ओके जी, 2 प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों में स्पीड की वैल्यू सेम है, एक में थीटा 60 डिग्री है और एक में थीटा 30 डिग्री है। ठीक है जी। अब इसमें यहाँ कहीं नहीं लिखा कि हॉरिजॉन्टल के साथ है कि वर्टिकल के साथ है, तो हम इसमें मान के चलेंगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ है। अब एक बात याद रखो, कभी भी अगर 2 प्रोजेक्टाइल थ्रो किए जा रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 है, 60 + 30 कितना होता है 90 डिग्री। अगर दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों की रेंज सेम होगी। ये सुन लो ध्यान से और याद भी कर लो, नोट भी कर लो। तो पहला पॉइंट तो ठीक है जी, देयर हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम। दूसरे में कहता है मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, बिल्कुल नहीं, जिसका एंगल ज़्यादा हो गया उसकी हाइट ज़्यादा होगी, जिसका एंगल कम होगा उसकी हाइट कम होगी। ध्यान रखिए, यहाँ पे एरो डाउन का मतलब डिक्रीज होना नहीं है, हाइट उसकी कम होगी पहले वाले के मुकाबले। देयर लैंडिंग वेलोसिटीज़ विल बी सेम। देखो जी, एक चीज़ और है, प्रोजेक्टाइल में ये मान के चला जाता है कि जितनी वेलोसिटी से आप ऊपर थ्रो कर रहे हो उतनी वेलोसिटी से वो नीचे भी गिरेगा। तो दोनों प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी सेम है जिस थ्रो किया गया, तो दोनों की जो लैंडिंग वेलोसिटी है वो भी सेम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी ठीक होना चाहिए, लेकिन कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको टिक करना हो तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक करके आना। थर्ड वाला ऑप्शन इसलिए टिक कर दिया है क्योंकि वैसे वो ठीक है, बट अगर एक से ज़्यादा आंसर आपके ठीक हो सकते हैं किसी क्वेश्चन में, और ऐसा ऊपर लिखा भी है कि एक से ज़्यादा आंसर टिक कर सकते हैं, तो चलेगा, नहीं तो पहला वाला ऑप्शन टिक करके आ जाना। टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, नो, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन थीटा। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin θ/g। अब वेलोसिटी तो सेम है लेकिन थीटा तो अलग अलग है, और जैसे ही थीटा चेंज करोगे, यहाँ पर थीटा चेंज करोगे तो अल्टीमेटली आपका टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होने वाला है। थीटा चेंज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 1 और 3। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, कहता है व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, एक पार्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ऐसे लेके चलते हैं। देखिए, ऐसे करके थ्रो किया गया है, हॉरिजॉन्टली थ्रो का मतलब इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली थ्रोन का मतलब इस तरीके से, ठीक है ना। ये होती है हॉरिजॉन्टल के केस में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी। अब ये ना एक जनरल पॉइंट ले लो, यहाँ पे इस बात को ज़रा समझिएगा, ये जनरल पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी है v, अब u नहीं रहेगा, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ेगा ना और नीचे की तरफ गिरेगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, तो एक बात याद रखिए, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक उसका हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ दिस इज vx एंड दिस इज vy। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, बहुत काम आएगा ये पॉइंट।
जो नेट वेलोसिटी होता है ना वो होता है अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। हमेशा याद रखो, नोट कर लो इस बात को। कभी भी कोई प्रोजेक्टाइल हो हमेशा उसकी वेलोसिटी बीच में किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे वेलोसिटी यही होगा। अब एक इक्वेशन आप जानते हो कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। एक हो जाएगा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट के रूप में, और एक हो जाएगा वर्टिकल पोर्शन के रूप में वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब कुछ वैल्यूज जो याद रखने वाली हैं। वी एक्स हमको मालूम नहीं है, इस केस में ऐसे प्रोजेक्टाइल के केस में जो u होता है ना वो यू एक्स होता है, तो यहाँ पे यू एक्स की जगह लिख दिया u। ए एक्स की वैल्यू हमेशा होती है 0 इंटू टी, तो वी एक्स का वैल्यू बन गया u। बहुत ज़्यादा ज़रूरी केस बता रहा हूँ। वी वाई आपको चाहिए, यू वाई की वैल्यू होती है 0, इस केस में यू वाई 0 होता है, इनिशियल वैल्यू जो यू वाई होता है वो 0 होता है, ठीक है, क्योंकि इस केस में प्रोजेक्टाइल आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं। ए वाई की जगह पे लगाएंगे जी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ने नीचे आना है, नीचे आने का मतलब पॉजिटिव जी टी, तो वी वाई की वैल्यू आपको मिल गई जी टी। अब आपने क्या करना है, ये दोनों वी एक्स और वी वाई दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है। वी एक्स की जगह पे लिख दिया u और वी वाई की जगह पे लिख दिया जी टी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया नेट वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ऑप्शन सी, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं बहुत जल्दी। होपफुली सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, दोहराना ज़रूर इन क्वेश्चंस को, तभी कुछ भला हो पाएगा, अन्यथा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ जी मैं बहुत जल्दी से। लो जी, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक एरोप्लेन है, इट इज़ फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। भाई स्पीड हमको दे रखी है, हॉरिजॉन्टली एरोप्लेन ऐसे चल रहा है जी, तो ये हो गया 180 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 से, ठीक है, तो ये बन गया हमारा 10, तो 50 मीटर पर सेकेंड। ये u की वैल्यू हमको गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। जब एरोप्लेन किसी हाइट पे था, 490 मीटर्स की हाइट पे था ना, तो उसने एक फूड पैकेट ड्रॉप किया, तो वो जो फूड पैकेट है ना वो इस तरीके से गिरेगा बेटा, एकदम एरोप्लेन से छूटा ऐसे तो गिरेगा नहीं, वो ऐसे गिरेगा, ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, फूड पैकेट। वो कहता है कितनी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। इस टाइप के प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, इसको ये बोलते हैं। इस केस में जो r का फॉर्मूला होता है ना, u√2h/g, ये होता है बेटा फॉर्मूला। तो r इज इक्वल टू, u कितना दे रखा है हमको 50, √2, h की जगह पे 490, g की जगह पे 9.8 पुट कर दो, तो फाइनली व्हाट वुड बी द आंसर। इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या आंसर बन जाएगा जी, r इज इक्वल टू 50 और डेसिमल हटा दिया, 1 0 आ गया, तो 49, 2 से कैंसिल कर दो जी, 49 से ये लेस हो गया 100 का रूट हो गया 10, 50 इंटू 10, आंसर हो गया 500 मीटर्स। ठीक है जी, रेंज हमारी आ गई 500 मीटर्स। ऑप्शन नंबर सी। होपफुली क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जी। फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। पहले केस में दे रखा है 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा, दूसरे केस में दे रखा है 45 प्लस थीटा। उसके बाद बोलता है दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो बताओ। ठीक है जी, यहाँ की रेंज हो गई R1, यहाँ की रेंज हो गई R2, हमको चाहिए R1/R2। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, u² sin 2, पहले का एंगल कितना है 45 माइनस थीटा, जो एंगल पहले लिखा हो उसको ऊपर लिखना है R1। ठीक है, अपॉन में क्या आता है बेटा 2g, डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय u² sin
2 इंटू 45 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब ये देखिए यहाँ पे 2g से 2g कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2 इंटू 45 माइनस थीटा, यानी कि ये बन गया हमारे पास 90 माइनस 2 थीटा और नीचे बन गया साइन 90 प्लस 2 थीटा। अब आप याद रखिए साइन 90 माइनस 2 थीटा ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा और साइन 90 प्लस 2 थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आने की वजह से कॉस 2 थीटा। दोनों वैल्यू सेम हो गई, आंसर आएगा 1:1। ऑप्शन नंबर ए 1:1। ठीक है जी, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे बोलता है हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। यस यस यस, इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम। दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, स्पीड सेम है। एक का एंगल है थीटा, दूसरे का एंगल है 90 माइनस थीटा। मैंने अभी आपको बताया था, दोनों को प्लस करो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, कितना आंसर आएगा 90। जब दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 आ जाए और दोनों में वेलोसिटी सेम हो प्रोजेक्शन की, तो दोनों की रेंज सेम आएगी। तो असर्शन आपकी ट्रू है जी, ये तो ट्रू हो गई। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये फॉल्स है। हॉरिजॉन्टल रेंज तो भाई एंगल पे डिपेंड करता है ना, जब रेंज डिपेंड्स ऑन थीटा तो इसका मतलब भाई ये तो फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। रीजन असर्शन में ध्यान रखिए इन क्वेश्चंस में, ऐसे कंडीशन में जब पहला असर्शन ट्रू होता है दूसरा रीजन फॉल्स हो जाता है, फाइनली आप सी ऑप्शन टिक करते हैं। ठीक है, कहता है अ प्रोजेक्टाइल हैव सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस। इफ T1 and T2 be the time of flight in two cases, then prove that T1 T2 equal to 2R upon G। तो हमको जो रिलेशन प्रूव करके लाना है वो है T1 T2 equal to 2R upon G। दिस वी हैव टू प्रूव। नाउ व्हाट इज T1 एंड व्हाट इज T2? देखिए जी, एक प्रोजेक्टाइल की ना दो अलग अलग, एक ही प्रोजेक्टाइल आप ऐसे मान के चलो इस क्वेश्चन में, एक प्रोजेक्टाइल को दो अलग अलग एंगल्स पे थ्रो किया गया। पहले थीटा एंगल पे थ्रो किया गया, दूसरे को हमने प्रोजेक्ट किया 90 माइनस थीटा एंगल पे। तो पहली बात तो ये याद रखिए, अगर दोनों केसेस में स्पीड हमारी सेम रहती है तो इसका मतलब दोनों केसेस में रेंज भी सेम आएगा। और यहाँ पे हमको यही बोला गया है कि प्रोजेक्टाइल की ना सेम रेंज है दो अलग अलग एंगल्स पे, तो इसका मतलब ये फिक्स है कि दोनों केसेस में स्पीड हमारी सेम होनी चाहिए। पहले जिस केस में एंगल थीटा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है T1, दूसरे केस का टाइम ऑफ फ्लाइट है T2। अब एक बात आप और याद रखो, अगर कोई भी दो एंगल दिए हुए हैं और दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया थीटा और दूसरा एंगल लिया 90 माइनस थीटा, दोनों को आप प्लस करोगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। अब दोनों को प्लस आपने करा 90 डिग्री आ रहा है, जब भी ऐसा कोई केस आएगा तो मान के चलिए कि दोनों केसेस में रेंज सेम है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोजेक्टाइल को 1 डिग्री पे थ्रो करते हैं, दूसरे प्रोजेक्टाइल को आप 89 डिग्री पे थ्रो करते हैं, दोनों को सेम केसेस में सेम स्पीड है। अब दोनों को प्लस करोगे तो 90 एंगल आएगा, ठीक है ना, 89 प्लस 1 90, तो इसका मतलब दोनों केसेस में रेंज सेम आएगी। ठीक है, नाउ अब मैं T1 का फॉर्मूला कंसिडर करता हूँ। जनरल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो भी देख लो। एक चीज़ और है, क्वेश्चन करते के साथ साथ ना फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली याद होने लगते हैं। 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब दूसरी बात पे आते हैं हम। पहले केस में हमको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है T1, यानी कि 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये तो हो गया T1। ना दूसरे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है T2, तो 2u साइन 90 माइनस थीटा ई अपॉन जी, दिस इज इक्वल टू T2। नाउ T2 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो फाइनली बन गया 2u कॉस थीटा अपॉन जी। अब T1 और T2 की वैल्यू हमको मिल गई, हमको रिलेशन में प्रूव करके लाना है कि T1 इंटू T2 जब आप करते हो तो 2R अपॉन जी आना चाहिए। देखिए अब वो कैसे आएगा, तो मैं क्या करने लगा हूँ, T1 इंटू T2 कर रहा हूँ, 2u साइन थीटा इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन में जी यहाँ पर भी, अपॉन में जी यहाँ पर भी। अब आप क्या करो, देखो जी, एक 2 तो ऐसे ही रख दो सेपरेटली, u इंटू यू क्या बन गया u स्क्वायर, फिर दूसरा ये वाला जो 2 है इसको लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरीके से, अपॉन में आ जाएगा g इंटू जी।
अब यहाँ पे आप फिर इससे सिंप्लीफाई करिए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखिए 2 हमने ऐसे ही छोड़ दिया, यू स्क्वायर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन में जी यहाँ पर और एक जी यहाँ पर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या होता है, रेंज। तो फाइनली आपको आंसर मिल गया 2r अपॉन जी। यही तो हमको प्रूव करके लाना था। तो हमने LHS लेके चला और RHS हमारा आ गया। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी है कि जो भी नया बच्चा हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को बेटा शेयर भी कर दो। ठीक है, दूसरी बात, जो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लास्ट में लाइक करके ज़रूर जाना है। ठीक है बेटा, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What is the angle between the vectors a क्रॉस b एंड b क्रॉस a? यहाँ पर ना एरो साइन ऊपर होना चाहिए, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a ये दो वेक्टर्स हमको दे रखे हैं। तो पहली तो ये बात याद रखिए, इससे छोटी सी जुड़ी हुई रिलेटेड बात है कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं a डॉट b, दूसरा लिखते हैं b डॉट a, तो याद रखिए दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, a डॉट b और b डॉट a दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर क्या होता है, ए क्रॉस बी लिखा है, ए क्रॉस बी का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से बराबर नहीं होता कभी भी। इसके लिए एक इलस्ट्रेशन समझिए। नाउ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी ऊपर आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये होता है राइट हैंड थंब रूल की मदद से। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में ये जो थंब है ये डायरेक्शन दिखाता है ए क्रॉस बी का। अब इसी तरीके से अगर आप बी क्रॉस ए लिख रहे होते तो b क्रॉस ए आता नीचे की साइड में, ये हो जाता b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो a क्रॉस b ऊपर को रहा और b क्रॉस ए नीचे को रहा, तो दोनों में एंगल कितना बना, 180 डिग्री। और अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री आती है तो इसको बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। और ऑपोजिट डायरेक्शन का दूसरा नाम हो सकता है एंटी पैरेलल। चाहे एंटी पैरेलल बोलो, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन बोलो, चाहे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने डायरेक्शन निकालने का तरीका भी आपको बताया और ये भी बताने की कोशिश करी कि दोनों में एंगल अपोजिट क्यों आ रहा है। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इफ द रेशियो ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज √3? ओके जी, दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट ये हो गया, और दूसरी बात उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस भी ऐसे लिखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड में मॉड लगा दो, तो ये वैल्यू हमको दे रखा है √3। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर सिंपल ए क्रॉस बी लिखा होता है कहीं पे, तो इसका मतलब ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे इन्होंने केवल मैग्नीट्यूड लिखने को बोला है, इसलिए हमने सिर्फ ए बी साइन थीटा लिखा है। ये वैल्यू दे रखा है √3। अब ए बी से ए बी कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। ना अब कॉट थीटा की वैल्यू √3 पे कितने डिग्री पे होती है ये आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। कॉट को लिखो 1/10। ठीक है, 10 में वैल्यूज अक्सर जल्दी याद हो जाती हैं, तो रेसिप्रोकल करने पर tan थीटा क्या बन जाएगा, 1/√3। ठीक है ना, अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। ऐसे भी आप याद कर सकते हो और ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो। वैसे ज़रूरत नहीं है इसमें स्टेप की, डायरेक्ट कॉट के साथ आंसर लिख सकते हो। मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो जी, कहता है यहाँ पर अ बॉल इज थ्रोन, सॉरी जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, नाउ अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से ऐसे बॉल को थ्रो किया गया ऐसे करके, ठीक है, विद थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखिएगा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड्स, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दे रखा है 2 सेकेंड्स। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखा है 100 मीटर्स, यहाँ पे सेकेंड्स है, यहाँ पे मीटर्स है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जी की वैल्यू 10। पहली बात तो ये याद रखिए कि जब ऐसे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है ना, तो ये होती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ux, वर्टिकल कंपोनेंट होता है uy। uy को लिखते हैं u साइन थीटा और ux को लिखते हैं u cos थीटा। तो आपसे मांगा क्या जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि u cos थीटा।
आपसे मांगा जा रहा है u cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो पहले u निकालो, उसके बाद थीटा निकालो, फिर cos थीटा पुट करो और आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन एक उससे छोटा मेथड भी बनाया जा सकता है, वो अभी आपको जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं अभी करके दिखाता हूँ ये चीज़। चलिए जी, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला मैंने लिखा, पहली बात तो रेंज की वैल्यू दे रखी है 100। रेंज का फॉर्मूला मैंने लिखा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 100। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक काम और भी हम कर सकते हैं, हमको टाइम ऑफ फ्लाइट भी गिवन है ना, तो यहाँ पे जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 सेकेंड दिया, तो मैंने क्या करा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिख दिया 2u साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो सिंप्लीफाई करने का बड़ा आसान तरीका है, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दो। देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होल डिवाइडेड बाय 2u साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2। 2 से ये कैंसिल करा, हो गया 50। जी से ये जी कैंसिल हो गया, एक यू से एक यू कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास बचता क्या है, u के साथ ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा। ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 50। यहाँ पे बचता है हमारे पास। अब आप देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल हो गया, फाइनली बच क्या रहा है, u कॉस थीटा। आंसर क्या आया, देखिए 50। हमको यही तो चाहिए था, u कॉस थीटा, बिकॉज हमसे डिमांड करी गई थी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u कॉस थीटा। आ गया हमारा आंसर, देखिए। ठीक है ना जी, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपको 100% सलाह दूंगा। टीचिंग वीडियोस थोड़े से लेंदी होते हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली सारा कंसेप्ट बताने की कोशिश भी हो रही होती है क्वेश्चन के साथ साथ, और क्वेश्चंस तो ज़रूरी हैं ही। कोई भी एग्जाम की आप प्रैक्टिस करते हो तो आपसे पूछेगा क्या, क्वेश्चन ही तो पूछेगा, है ना। चैप्टर के बारे में तो चैप्टर का नाम लिख के तो देगा नहीं कि इस चैप्टर के बारे में कुछ बताइए, आपसे क्वेश्चन देगा और आपको उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, बस इसीलिए तैयारी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे। चलो जी, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 2√3 टाइम्स इट्स एक्चुअल रेंज। देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम रेंज इज का मतलब इक्वल टू 2/√3 टाइम्स इट्स एक्चुअल रेंज। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा बताना है हमको यहाँ पे। अब आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी, ये होता है आर मैक्स का फॉर्मूला। मैक्सिमम रेंज होती है 45 डिग्री पे, 2/√3 इंटू आर का फॉर्मूला जनरल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखिए तो अब आपके पास बचता क्या है, साइन 2 थीटा इक्वल टू, दूसरी साइड चला जाएगा तो ये बन गया √3/2। √3/2 कितने डिग्री पे होती है साइन में, ये होता है साइन 60, तो हो गया साइन 2 थीटा। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो देयर फोर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। देखो जी, हो गया। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना जी। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है, देखिए ज़रा। कोई भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप। मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, लेट से ये वेक्टर जो है ना हमारा ए है, तो इसका अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए होगा तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। अगर आप किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर के लिए कुछ टीचर्स ऐसा भी प्रेफर करते हैं कि मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखा जाए, ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल ए भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। वेक्टर तो हमारे सामने लिखा है 3i + 7j + 4k। यूनिट वेक्टर सॉरी इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट लगा दो, 3 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर।
अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा आसान तरीका क्या हो सकता है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। तो 3i प्लस 7j प्लस 4k होल डिवाइडेड बाई ये हो गया √9 प्लस 49 प्लस 16। अब 16 और 9 हो गया 25, 25 और 49 हो गया 76। तो फाइनली आपको मिलता है 3i प्लस 7j प्लस 4k डिवाइडेड बाय √76। अब इसकी सॉल्विंग आपकी इच्छा है करो, नहीं इच्छा मत करो, छोड़ दो, लेकिन एक स्टेप ज़रूर बढ़ा देना चाहिए, वो मैं आपको पर्सनली भी सलाह दूंगा। तो 3i अपॉन √76, 7j अपॉन √76 प्लस 4k अपॉन √76। अब यहाँ से ये आंसर हमारा फाइनल हो गया, पहली बात। अब यूनिट वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो जब आप इस ए कैप का ना मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऑटोमेटिकली वो 1 आएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमने अभी आपको ऊपर बताया, अंडर रूट लगा करके आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनका स्क्वायर करो, सम करो और सॉल्व कर दो। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इवैल्यूएट के डॉट के, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये सुनो। इससे पहले एक और चीज़ सुनो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा का मतलब है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो जब भी आप दो वेक्टर्स को, एक वेक्टर को खुद के साथ डॉट कर रहे हैं, मतलब दो जो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो वो दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0 डिग्री। अगर एक ए वेक्टर यहाँ पर जा रहा है तो दूसरा ए वेक्टर भी तो यहाँ पर जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना 0। तो आपने क्या लिखना है, के वेक्टर डॉट के वेक्टर इक्वल टू के, इसका मैग्नीट्यूड इंटू के कॉस 0। अगर मुझे कोई कहता है कि ए डॉट ए बताओ, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब ए यूनिट वेक्टर तो है नहीं, के तो यूनिट वेक्टर है इसलिए मैंने कैप साइन लगा रखा है। लेकिन अगर ए डॉट ए कोई करने को बोलता है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, ए कॉस 0 यानी कि ए स्क्वायर। अगर मुझे बी डॉट बी कोई बोलता है करने को तो मुझे क्या लिखना चाहिए, बी स्क्वायर। इसी तरीके से के डॉट के स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन के स्क्वायर किस स्टेप में आप फॉलो कर सकते हो, बट मेरी सलाह है कि इस तरीके से लिख दो, ज़्यादा अच्छा है। अब के जो यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है 1, दूसरा 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या है आपका 1। के डॉट के 1 होता है, इसी तरीके से आई डॉट आई भी 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं जल्दी से। देखिए जी, A packet is dropped from an aeroplane flying horizontally with a speed of 720। एक एरोप्लेन इस तरीके से उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली, इसकी स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर, और हाइट हमको जो दे रखी है, ऑल्टीट्यूड दे रखा है 980 मीटर्स। पहली चीज़ एक याद रखिए, जब भी कभी इस टाइप की कैलकुलेशन आए ना तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो वो इससे मैच कर जाता है ना, तो इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अगर यू की ज़रूरत पड़े तब तो करो, नहीं ज़रूरत पड़े तो छोड़ दो ऐसे ही। आफ्टर वॉट टाइम द पैकेट विल हिट द ग्राउंड। अब ये एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है और ये कोई पैकेट अगर ड्रॉप करता है ना तो वो पैकेट इस तरीके से गिरेगा। तो वो कहता है कि जब ये ग्राउंड पे टच करेगा तो कितना टाइम लिया उसने, तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस टाइप के प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। और इस टाइप के प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है √2h/g। इसमें देखिए वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं करेंगे, वेलोसिटी को टच ही ना करो, तो डायरेक्ट इससे आंसर आपका आ जाएगा, क्या होगा वो, √2 × 980 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है ना जी। पिछले किसी क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 दे रखी थी हमको, अगर 10 गिवन होती तब तो 10 लो, नहीं तो 9.8 लो। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 100। 100 का जो रूट होता है वो 10। फाइनली आंसर आपका बन गया 10√2 सेकेंड्स। सॉल्व करना चाहते हो तो 10 × 1.41 कर दो या 1.4 कर दो, तो 14 सेकेंड्स ऐसा भी लिख सकते हो। ऑप्शंस में ऐसे भी दिया हो सकता है, ठीक है।
चलिए जी अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा एंड रीचेज मैक्सिमम हाइट एच। एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया गया है और हाइट उसकी मैक्सिमम यहाँ पे आ रही है, ठीक है। थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है विद द हॉरिजॉन्टल। द प्रोजेक्टाइल टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट। कहता है कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो बताइए। इसको बेटा बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है पूरा टाइम, ऊपर से ऐसे नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, लेकिन सिर्फ ऊपर जाने की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू हो गई 2u sin थीटा अपॉन जी। ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू हो गई u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। क्वेश्चन में बोलता है टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बतानी है इसकी टर्म्स में, h की टर्म्स में। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपको h की टर्म्स में बतानी है तो क्या करोगे, देखो जी। अब h का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है h का। अब इसमें से आप क्या करो, u साइन थीटा अलग कर दो, u साइन थीटा अलग कर दो, और g यहाँ पे कर दो, 2 यहाँ पे कर दो। अब इससे क्या होगा, ये चीज़ क्या बन गई आप देखिए, टाइम ऑफ एसेंट बन गया u साइन थीटा अपॉन जी। तो हमने क्या करा, h इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो फाइनली जब आप टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू निकालोगे तो ये बन जाएगा 2h अपॉन यू साइन थीटा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 2h अपॉन यू साइन थीटा। होपफुली क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राई कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करने की कोशिश करो। कोई नया बच्चा बैठा हो तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो। चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में 11th के बच्चे हों या 12th के बच्चे हों, उनको शेयर ज़रूर कर दो। 12th वाले बच्चों के लिए अभ्यास सीरीज़ के नाम से मैं लेक्चर अपडेट करता हूँ, और 11th क्लास के बच्चों के लिए तैयारी सीरीज़ के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में काफ़ी मदद मिलेगी। अभी हम 21 फर्स्ट सेशन इससे में चल रहा है हमारा। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा तो लगभग 50 तक सेशन चला जाएंगे हमारे, ठीक है ना। चलो जी, मिनिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ओके जी, मैक्सिमम रेंज का तो फार्मूला आपने सुना भी है। मैक्सिमम रेंज मिलती है 45 डिग्री पे, मिनिमम रेंज 45 पे तो मिलेगी नहीं भाई, ये तो गलत ही हो गया। अब सुनिए, मिनिमम रेंज का मतलब क्या है, आपने बॉडी को ऊपर थ्रो करा, प्रोजेक्टाइल को ऊपर थ्रो करा और आपके हाथ में ही वो वापस गिर गई, आपके हाथ में ही। अब लेकिन एक प्रोजेक्टाइल ऐसे है जिसमें रेंज देखो थोड़ी सी आ गई, यहाँ देखो थोड़ी सी रेंज आ गई ना, है ना। अब पहली बात तो ये सुनो, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन बनता है ना, तो उसमें तो हम वो ऑप्शन पे टिक करें जिसमें रेंज आ रहा है 0। लेकिन थ्योरेटिकली एज पर एनसीईआरटी ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसमें ऐसे बॉडी हमने थ्रो करा जिसकी रेंज 0 आ रही है, वो प्रोजेक्टाइल नहीं है। एनसीईआरटी तो यही कहता है, ठीक है ना, कि प्रोजेक्टाइल है तो कम से कम थोड़ी बहुत रेंज होना ही चाहिए। लेकिन ऐसे किसी क्वेश्चन में हम ये मान सकते हैं, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि रेंज अगर हमारी 0 भी आए तब भी हम टिक करके आ सकते हैं। अब रेंज अगर हमको 0 चाहिए तो बताओ मिनिमम वैल्यू तो यही हो सकता है। एज पर एनसीईआरटी रेंज थोड़ा सा होना चाहिए, ये मैं फिर बोल रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ना ऑप्शंस जो होते हैं इसमें एक 90 डिग्री का केस होता है। अब 90 डिग्री का केस जनरली एमसीक्यूज में दिया होता है, तो उसको मैं आपको बताना भी चाह रहा हूँ। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दोगे। तो जैसे ही आपने थीटा पुट करा 90 डिग्री, रेंज आ गया 0, तो आप मिनिमम रेंज ले सकते हो इस केस में। ऑप्शन में भी ठीक है, ठीक कर सकते हो इसको। लेकिन वैसे थ्योरेटिकली ये याद रखिएगा कि रेंज थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर इसमें मान ली दिया होता एग्जैक्ट वैल्यू, हमसे एग्जैक्ट चीज़ मांगता और इसमें एक ऑप्शन दिया होता 89 डिग्री, तो 89 को टिक कर देना ज़्यादा समझदारी थी, ठीक है ना। मिनिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, थोड़ा बहुत रेंज तो होना ही चाहिए, तो उसके लिए 89 डिग्री चल जाता। हाँ, अगर बोले रेंज 0 है तो 100% 90 डिग्री ठीक है, ठीक है जी। इसमें 89 की जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए 90 पे टिक कर दिया हमने।
Which of the mentioned factors affect actual path of which of the mentioned factors affecting the actual path of motion is ignored? प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते वक्त हम किस चीज़ को इग्नोर करते हैं इनमें से, ये हमने बात करनी है। सुनिए, पहली बात हम करते हैं विंड रेजिस्टेंस, बिल्कुल इग्नोर करते हैं जी, बिल्कुल इग्नोर करते हैं इसको। हम ये कभी भी कैलकुलेट करते ही नहीं है कि भाई हवा चल रही है या आंधी चल रही है तो उसकी वजह से प्रोजेक्टाइल पे कोई असर पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, अगर हायर लेवल पे बात करो तो होता है जी। अगर हम एस्ट्रोनॉट्स के मिशन के बारे में बात करते हैं, इसरो के बारे में बात करते हैं तो वहाँ तो 100% होता है। लेकिन हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, हमने एक बॉल थ्रो करी, उसमें हम विंड का कैलकुलेशन कहाँ करते हैं, तो इग्नोर कर देते हैं। दूसरी बात, अर्थ का रोटेशन, हम इसको भी इग्नोर कर देते हैं। अर्थ के रोटेशन से जी के ऊपर असर आता है, और जी के ऊपर असर आ रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी चेंज आएगा। फिर अर्थ का कर्वेचर, ये भी रोल प्ले करता है। कहीं पे अर्थ बिल्कुल स्मूथ है, कहीं पे पहाड़ी इलाका है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, तो इन चीज़ों का भी असर आता है। कहीं पे पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है, यहाँ से भी असर आता है। तो असर तो इसका भी ऑप्शन ए का भी आता है, बी का भी आता है, सी का भी आता है। इग्नोर हम सभी को करते हैं, तो इसका मतलब आंसर हमारा लास्ट वाला ठीक है। हम चारों को इग्नोर, मतलब तीनों को, ऊपर के तीनों को इग्नोर कर देते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है। बॉल इज लॉन्च्ड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। थीटा की वैल्यू हमको 30 डिग्री दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्टाइल की रेंज मांग रहा है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, छोटा सा क्वेश्चन है, तो खुद भी कर सकते हो फिर भी, लेकिन चलो कवर कर लेते हैं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये बन गया 10 का स्क्वायर, और साइन 2 इंटू 30। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप स्टेप छोड़ भी सकते हैं कोई। जी की वैल्यू हमने ले ली, चलो थोड़ी देर के लिए 10 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डेसिमल वैल्यू कोई दिखाई नहीं दे रहा बेटा। तो ये बन गया 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, तो ये बन गया आपका 5, फाइनली 5√3, 5√3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ये काफ़ी सारे। आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। ठीक है जी, चलो। A stone is launched horizontally at a velocity of 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए, एक 100 मीटर टॉल टावर है, एक टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर, वहाँ से एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जा रहा है, u की वैल्यू 9.8, टाइम स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, देखिए ये ऐसे गिरेगा नीचे इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे मान लीजिए 1 सेकंड बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछ रहा है हमसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकता हूँ मैं इसको। देखिए, पहली बात तो बीच में किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी हो ना, उसका फॉर्मूला होता है vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने तैयारी सीरीज़ के पिछले किसी लेक्चर में कवर किया है, उसमें मैंने ये इलेबोरेट करके दिखाया है कि vx और vy कैसे आता है। फिलहाल मैं जल्दी से लिख देता हूँ, vx की वैल्यू ux होती है और vy की वैल्यू होती है gt। ठीक है, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा √ux का स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। अब एक और बात, ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है ना, इस टाइप से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है, इसमें जो u दे रखा होता है यही बेटा ux भी होता है। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल की जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हमने ये चीज़ पिछले किसी लेक्चर में, जैसे मैंने अभी बताया, कवर करी थी, तो वो आप पिछले लेक्चर्स कवर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने का चार्म तब आता है जब थ्योरी हमें अच्छे तरीके से आती है ना। अब ux की जगह पे मैं लिख देता हूँ 9.8, g की जगह पे फिर से 9.8 और t की जगह पे 1 इसका स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो छोड़ ही दो, इसको तो क्या ही करना है, तो ये बन गया 9.8 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर, तो फाइनली इट बिकम्स 2 टाइम्स 9.8 का स्क्वायर। अब 9.8 बाहर कर दो आप, 9.8 √2, ये आंसर हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9.8 √2 ऑप्शन नंबर सी। हाँ, कई बार क्या होता है पता है, सुनो, ऑप्शन दे देंगे 9.8 √2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख दिया, कई जगह लिख देंगे 9.8 √2 मीटर्स, वैल्यू दे दें दोनों सेम दे दी,
यूनिट बदल दिया। तो ध्यान रखिएगा जो चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसका यूनिट क्या है ये पता होना चाहिए। चलो जी अगले पॉइंट पे आते हैं। A ball is thrown at an angle projected at an angle theta and reaches maximum height h1। ओके जी, पहले केस में एंगल थीटा है तो हाइट कितनी है h1। दूसरे केस में एंगल है 90 माइनस थीटा, तो हाइट कितनी दे रखी है h2। रेंज मांग रहा है, अच्छा जी रेंज मांग रहा है हमसे, और किसकी टर्म्स में मांग रहा है देखो आप, h1 h2 की टर्म्स में। कोई ऑप्शन नहीं आया तो फिर तो डी ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमसे h1 h2 की टर्म्स में मांग रहा है। और एक चीज़ और देखो आप, यहाँ भी h1 h2 मल्टीप्लाई हो रहा है, h1 h2 मल्टीप्लाई हो रहा है, h1 h2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम भी क्या करते हैं, h1 h2 निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो h1 इंटू h2 क्या आएगा देखो, ये डायरेक्ट लिखते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू h2 की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप कर दो h1 h2 इज इक्वल टू, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला जो साइन 90 माइनस थीटा है। तो फाइनली आपके पास रिलेशन बना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है ना, अब यहाँ पे ना आप एक चीज़ देखो, h1 h2 का अंडर रूट है, ये ऑप्शन में अंडर रूट लगा रखा है, ये सभी जगह लगा रखा है, तो हम भी एक काम करते हैं अंडर रूट लगा देते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, h1 h2 का अंडर रूट से अंडर रूट लगाएंगे तो आप देखो इसको ज़रा समझने की कोशिश करना, यू स्क्वायर इसका रूट बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दूँ यू स्क्वायर, ठीक है ना, पावर आधी रह जाएगी, ये वाला यू स्क्वायर ये भी रह गया सिर्फ यू, साइन स्क्वायर थीटा क्या रह गया, साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या रह गया, कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देखो 2g और 2g इसका पेयर बनेगा, तो फाइनली वैल्यू क्या बन जाएगी 2g। तो डायरेक्ट हमने कैलकुलेशन कर दिया इसका, आप अपने लेवल से भी कर सकते हैं स्टेप बढ़ा के। ठीक है, नाउ अब कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है इसको फाइनली लिखने से पहले, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2g आ रहा है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से 2 लिखूँगा तो डिनोमिनेटर में भी 2 लिख दूंगा मैं। अब इससे क्या बेनिफिट मिला, तो यू स्क्वायर ये बन गया ऊपर वाला साइन 2 थीटा, और नीचे एक जी जो है वो सेपरेट कर लिया, और ये जो 2 इंटू 2 है, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये बन गया 1/4। अब ये वैल्यू थी अंडर रूट h1 h2, अब ये जो 4 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट h1 h2 आ गया इज इक्वल टू r। हमसे यही तो मांगा था कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी 4 अंडर रूट h1 h2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, होपफुली ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको अच्छे तरीके से। चलो जी अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ओहो ये क्या हो रहा है, एक मिनट बेटा बस, सॉरी। चलो जी, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ओके जी, ऐसे बॉडी को थ्रो किया गया है, अब हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे वो ऐसे ही तो गिरेगा आकर के। कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट रिलाइज ऑन बोथ h एंड v, नो फॉल्स है। इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है अंडर रूट 2h अपॉन जी, इसमें v तो नहीं आ रहा, v का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड्स ओनली ऑन v, नो ये भी फॉल्स है जी। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u अंडर रूट 2h अपॉन जी। तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड्स बोथ, ठीक है जी, u और v दोनों, u और h दोनों पे, v और h सॉरी दोनों पे डिपेंड करता है। यस, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नॉन ऑफ दीज इज ट्रू, ये भी फॉल्स है जी, ऑप्शन नंबर सी। ये तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। चलो जी, ओहो सॉरी यार ये क्या हो गया। चलो जी अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। गुड, इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ ए। देखो जी परपेंडिकुलर की क्या लॉजिक होती है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, और डॉट प्रोडक्ट निकालने का बड़ा आसान तरीका है, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से, के को के से। अब यहाँ पे पहला वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 8k, और दूसरा है 4i माइनस 4j प्लस ak। साइन का ध्यान रखना, 4 माइनस 4 और a, और दूसरा है 2 3 और 8। ओके जी, अब क्या करो, i को i से मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट ओनली, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया जी 8,
3 इंटू -4 कितना हो गया, माइनस का 12, 8 इंटू ए कितना हो गया, प्लस का 8a। आंसर क्या आना चाहिए, 0। ये हो गया -4 प्लस 8a इक्वल टू 0, तो 8a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू आ गई 1/2। ऑप्शन नंबर ए 1/2। होपफुली क्वेश्चन आंसर समझ आ रहे होंगे आपको, ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझ लो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन स्पीड बढ़नी चाहिए भाई, मेरी सलाह तो यही है, स्पीड हमेशा बढ़नी चाहिए। स्पीड ही नहीं बढ़ी तो फिर क्या फ़ायदा। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करिए जरा जल्दी से। देखिए, एंगल फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम। ओके, रेंज और हाइट की वैल्यू सेम दे रखी है हमको। क्या करो, बड़ा ही आसान है ये तो, u² sin 2 थीटा अपॉन जी। h की वैल्यू क्या होती है, u² sin² थीटा अपॉन 2g। अब g से g कैंसिल हो गया, u² से u² कैंसिल हो गया। sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin² थीटा अपॉन 2। साइन, एक साइन से एक साइन कैंसिल। अब दूसरी बात, ये जो कॉस है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 4। फाइनली आपको मिल गया tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। एक तो ऐसे लिख दो, लेकिन अब यहाँ पे तो न्यूमरल वैल्यू दे रखी, तो सुनिए एक तरीका सुनिए ज़रा। tan 30 कितना होता है, 1/√3। tan 45 कितना होता है, 1। और tan 60 कितना होता है, √3 यानी कि 1.73। tan 90 कितना होता है, tan 90 यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब आप देखो हमारी वैल्यू 4 आ रही है, tan थीटा में 4 आ रही है, इसका मतलब 1 से तो ज़्यादा है ना, तो एंगल 45 से ज़्यादा है। अब 1.73 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब 60 से भी वैल्यू हमारी ज़्यादा है। जब हमारी वैल्यू 60 से ज़्यादा है तो 32 ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब या तो 76 हो सकता है या 84 हो सकता है। अब सुनिए, ये एक आइडिया लगाने का तरीका है। अब 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो 84 क्योंकि 90 के आसपास है, इसका मतलब 84 पे बहुत हाई वैल्यू होगी, वेरी हाई वैल्यू। हमारा वैल्यू 4, तो बहुत चांस है आंसर आए 76। है भी आंसर, एक्चुअली होगा भी 76 ही, क्योंकि अगर आप टेबल के हिसाब से मेजर करोगे ना तो 75 पॉइंट समथिंग या 76 पॉइंट समथिंग में आंसर आ जाता है। लेकिन फिलहाल एक तरीका भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि इस एनालाइज कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। चलो जी, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, ठीक है जी। क्या क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज r एंड इट्स हाइट इज h, ठीक है। रिलेशन जो हमको प्रूव करके लाना है वो ये दे रखा है। क्या रिलेशन है, पहले तो रिलेशन देखिए। ये लगाया बड़ा ब्रैकेट, यहाँ लिखा है 2g, ये स्मॉल ब्रैकेट h प्लस r² अपॉन 16h, और फिर पावर दे रखा है 1/2। अब इसकी सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके हमको u लेके आना है, तो जाहिर है इस क्वेश्चन में LHS लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, सीधे डायरेक्ट RHS लेते हैं। अब RHS लेते हैं और यहाँ से हम जल्दी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे इसके, सॉरी ये हमने लगाया बड़ा ब्रैकेट, 2g हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, h की जगह पे u² sin² थीटा अपॉन 2g, h का फॉर्मूला, r का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा अपॉन g, इसका स्क्वायर है, ठीक है, गलती नहीं हो इसका ध्यान रखें। 16 और h की जगह पे फिर से u² sin² थीटा अपॉन 2g, और यहाँ पे ब्रैकेट एक क्लोज हुई और फिर बड़ी ब्रैकेट लगी, होल पावर 1/2। अब ये जो 1/2 पावर है ना, इसके अंदर सब कुछ आ रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगले स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 2g, ये ब्रैकेट के अंदर ही है, ठीक है ना। अब मैंने एक ब्रैकेट और लगाया, अब मैंने फिर से फॉर्मूला लिखा u² sin² थीटा अपॉन 2g। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करने वाला हूँ क्योंकि स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो u² इंटू u², ठीक है। साइन 2 थीटा को आप क्या लिखते हो, 2 sin थीटा cos थीटा। अब क्योंकि साइन 2 थीटा 2 बार था तो इसलिए
2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 बार ही आ गया, अपॉन में आ गया जी का स्क्वायर। अब ये जो नीचे वाला फिगर है इसको रेसिप्रोकल कर दो तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो 2g डिवाइडेड बाय 16 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज हुई, फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज हुई, फिर पावर आ गई 1/2। ठीक है ना। अब अगला स्टेप क्या आएगा, देखिए बड़ा ब्रैकेट लगाया, यहाँ आ गया 2g। अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन आप कर सकते हो, जैसे ये देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, फिर 2 2 2 8 होगा, 8 से ये 16 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली अब आपके पास बचा क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g यहाँ पे बचता है, प्लस यू स्क्वायर ये बचा कॉस इंटू कॉस, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करा हमने, ये बन गया हमारा 1/2 पावर। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या हो सकता है, 2g ये हमने लगाया ब्रैकेट, फिर हमने ले लिया एलसीएम, यहाँ पे 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में बड़ा ब्रैकेट, फिर आगे पावर 1/2। अब लास्ट ऑप्शन है जी, बचा बहुत मुश्किल नहीं है, अब एक आध स्टेप ही बचा है। अब आप देखो यहाँ पे ये वाले 2g से ये 2g कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास बचा गया यू स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और होल पावर हो गई 1/2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यू स्क्वायर बचा केवल, यहाँ हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर आ गया आपका यू। समझ आया क्वेश्चन। तो आरएचएस लेके चले और एलएचएस हमारा सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। और जैसे मैंने पहले भी दोहराया है आपको कि कॉपी पेन ना साथ में लेके बैठा करो, क्वेश्चन आंसर खुद भी करने की कोशिश करो, इससे स्पीड भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है ना। जो नए बच्चे हों बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट भी है और इसमें हमारी सपोर्ट भी है आपकी तरफ से। ठीक है, और प्लीज़ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करके ज़रूर जाना है। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, बेस्ट विशेस।